टाइम पढ़ा था फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज मॉड ऑफ f1 माइनस f2। बोलो यार। यस सर। इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब वही तो होता है, f1 माइनस f2। मान लो दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 10 आ गया, तो 10 बीट्स प्रति सेकंड हो गया। आर यू गेटिंग इट क्लास? यस सर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगर 440 हर्ट्ज एंड 444 हर्ट्ज इंटरफेयर, तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वेरी ऑब्वियस, 4 हर्ट्ज होगी, 4 हर्ट्ज, है ना, या 4 बीट्स प्रति सेकंड सुनाई देंगी। तो आप 400, 401, 402 करके देखना। 401 और 402 में फर्क समझ आता है। तभी मैंने कहा था एक 400 लेना, एक 401 लेना, और एक 400 एंड 404 लेना। तो 400 और 401 में क्या होगा, ऐसे हो रहा होगा, और 401 में मतलब मल्टीपल। ये हल्के सटल चेंजेस है, बहुत साइलेंट रूम में करोगे तो थोड़ा समझ आएगा। मतलब इंडिया में वैसी बहुत सारी बीट्स इधर उधर से बज रही होती है, तो कई बार समझ नहीं आता, तो थोड़ा ध्यान से उसको करोगे तो दिख जाएगा। मूविंग ऑन। अब मुझे पता है अगर दो चीजें बिल्कुल सिमिलर फ्रीक्वेंसी की बज रही हैं, उनके बीच में बीट्स फॉर्म होगा, और बीट्स की जो फॉर्मेशन होगी वो दोनों का डिफरेंस बताएगा। बट कौन ऊपर है कौन नीचे है वो तो मुझे पता करना पड़ेगा अभी भी। हाँ जी। सपोज एक ट्यूनिंग फॉर्क है और एक मेरे पास वायर है, ठीक है ना। एग्जांपल समझना, इन दोनों से मुझे 4 बीट्स पर सेकंड सुनाई दे रही है, ठीक है, और मुझे पता है ये 300 हर्ट्ज है। दिस इज नो, इस पे लिखा हुआ है कि 300 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है। अब वायर की फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हो सकती है मुझे बताओ? 304 भी हो सकती है 304 एंड 296। यस सर। कोई भी हो सकता है यस भाई, सर। 4 ऊपर नीचे है, कौन सा है नहीं पता चला, एक एक्सपेरिमेंट से तो नहीं पता चलेगा। अब मैंने क्या किया, समझना ध्यान से, मैंने वायर को कस दिया मतलब समझ गए, टाइट कर दिया थोड़ा सा। यू कैन इमेजिन इट इज टाइप ऑफ गिटार स्ट्रिंग, यहाँ पर नट था, मैंने उसको घुमा के टाइट कर दिया। जैसे ही मैंने टाइट किया, मैंने देखा 2 ही बीट्स रह गई। अब थोड़ा सा टाइट करने पर अब 2 बीट्स आ रही हैं। अब मुझे बताओ, क्या 304 था ओरिजिनल, क्या ओरिजिनल 296 था? 296। सब लोग सोचो। टाइट करने से क्या होता है, टेंशन बढ़ती है, टेंशन बढ़ने से क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, हाँ या ना? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ओके ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? देखिए ये था 300, विजुअली समझते हैं। या तो मैं 304 था या तो मैं 296 था ओरिजिनली। अब आपने कर दिया टाइट मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, इसको बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया। अब अगर ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, अगर 304 होता, टाइट करने पर गैप बढ़ रहा है कि घट रहा है? बीट्स ज्यादा आनी चाहिए थी। यस सर। और अगर ये वाला है तो गैप कम हो गया, तो बीट्स कम आनी चाहिए थी। यस। तो टाइट करने पर बीट्स कम हुई है कि ज्यादा हुई है? कम हुई है। इसका मतलब ओरिजिनली क्या था? 296 हर्ट्ज। लॉजिक समझ आया? फिर से देखो, दोबारा बता रहा हूँ। हमारे पास ओरिजिनल एक 300 था, दूसरा या तो 304 पे था या 296 पे था। क्लियर है? इसको ऐसा समझो, तूने मुझे 4 या मतलब वो पैसों के हिसाब से समझ लो ना, ये 300 रुपीज पूरे करने हैं, या तो तेरे पास 4 रुपए ज्यादा है या तो तेरे पास 4 रुपए कम है, ठीक है ना। तेरे को मैंने 2 रुपए और दे दिए, तो कर्जा अगर तेरे को 2 रुपए देने पर डिफरेंस बढ़ रहा है तो तू पहले ही 4 रुपए अप था। तेरे को 2 रुपए देने पर डिफरेंस कम हो रहा है, इसका मतलब तू डाउन था। ये लॉजिक समझ आया ना यार? यस सर। This is all about logic. So now we need a collection of facts.
कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स किस प्रकार के, कि जी पहले ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर मैंने छेड़ दिया, फिर बीट्स कम ज्यादा हो गई, तो उस छेड़छाड़ में तेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कि घट रही है, ये देखना पड़ेगा मुझे। इस टाइप के कुछ फैक्ट्स को हम एसिमुलेट करके रख लेते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा उनको यूज कर लेंगे। फैक्ट्स अबाउट ट्यूनिंग फॉर्क। अगर ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स करोगे, वैक्स करने का मतलब इसके ऊपर वैक्स की एक लेयर जमा दोगे, दूसरा वाला नहीं मतलब इसका। इफ इट इज वैक्स्ड, इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। इफ इट इज फाइल्ड, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एनीथिंग दैट रिड्यूसेस इनर्शिया विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, anything that increases inertia will reduce the frequency. Logical, t by mu, mu नीचे है ना, inertia नीचे होता है, inertia बढ़ाओगे स्पीड घटेगी। क्लियर? अब ये फाइल्ड का मतलब समझ गए ना, वो होता है ना फाइल्ड, तो पता होगा आपको, Yes, फाइलर होता है वो नेल Yes. कटर के पीछे ऐसा सा बना होता है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, Yes. नेल फाइल बोलते हैं उसे शायद। वायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वायर्स की टेंशन बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टेंशन घटाओगे फ्रीक्वेंसी घटेगी। हाँ जी, फाइल करोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैक्स करोगे फ्रीक्वेंसी घटेगी। यस, Yes, sir. क्लियर है? ऑर्गन पाइप, लेंथ को कम करोगे, काट दिया आपने, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, V/2L होती है शायद, बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। हाँ, वी बढ़ जाएगा, वी बढ़ जाएगा तो एफ बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। A wire X gives 5 beats per second with a tuning fork of 400 hertz. If the tuning fork is waxed, the beats become 2 per second. ठीक, ध्यान से करना। Find frequency of wire X. जिससे हो जाए just raise your hand, don't shout the answer. जिससे हो जाए raise your hand, या you can send me the answer on chat so we can check. आप चैट शायद मुझे मेरे साथ ही कर सकते हो। एक प्राणी ने कर लिया है। गुड, आंसर भेज दे भाई चैट पे। ठीक है, आंसर किसी और ने भेजा है। ठीक है, देखते हैं। Let's see. Given you enough time, ये 400 हर्ट्ज था। हाँ जी, हमारा ट्यूनिंग फॉर्क। आप या तो 405 पे होते या 395 पे होते। बोलो यस और Yes, नो। sir. क्लियर है? अब मैंने इन Yes, भाई साहब sir. को वैक्स कर दिया, इनको वैक्स करेंगे तो ये घटेगा ना? बोलो। Yes, sir. तो वैक्स करने पर ये कम हुए, गैप कम हुआ है कि बढ़ गया? गैप घट गया। गैप नीचे वाले से घटेगा कि ऊपर वाले से घटेगा? नीचे वाले से। Nature was. तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 395 हर्ट्ज।
आप लोगों ने वायर को वैक्स कर दिया देवियों। हाँ जी, क्लियर है यार सबको? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर बोलो। यहाँ पे 2 पर सेकेंड जो कह रखे कि बीट्स 2 पर सेकेंड होते उसका क्या यूज हुआ यहाँ पे? क्योंकि अगर ट्यूनिंग फॉर्क को हम गैप वैक्स कम कर कम हो तो गया वो ना तो बेटे, गैप पहले 5 था अब 2 का रह गया, ये मतलब है इसका। अच्छा कम हो ठीक है गया ना सर। गैप, वो तो बढ़ा के सर घटा वो अगर बता। तो उससे तो कम ही होगा ना वैसे, नहीं? नहीं बेटा, अगर ये होता 12 बीट्स बनने लग गई तो 405 को सिलेक्ट करते ना। अगर बीट्स अच्छा बढ़ रही हैं तो ऊपर वाला होगा, घट रही हैं तो नीचे वाला होगा, वो फंडा है ना। ठीक है सर। हाँ जी, सबको समझ आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सिंपल है, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं वैसे। मतलब वो पता होना चाहिए कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ये थोड़ा सा इसमें पता नहीं क्यों उलझ जाते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही इजी है, हमें तो पढ़ाया भी नहीं गया था ये। हमारे टाइम पे हमारे सर ने बोला अरे कम ज्यादा होता है, डिफरेंस से होता है, बस आगे देख लेना, इतना बोल के सर ने छोड़ दिया, अगर अपने आप बाकी देख लेना। तो लॉजिकल बात है, मैं भी ज्यादा क्वेश्चन कराना नहीं चाहता क्योंकि दैट किल्स ओरिजिनलिटी। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ लिखो, अ ट्यूनिंग फॉर्क एक्स, a tuning fork X produces 4 beats per second with a guitar wire of 100 hertz. ठीक, when the tuning fork is waxed it gives 6 beats per second. ठीक, find original frequency of tuning fork. Banana. Done. सर डन। Yes, sir. 96 hertz. Yes, sir. Yes, sir. गैप बढ़ गया ना इस बार, नीचे गिर वैक्स करने पर कम होना है, कम होने पर गैप बढ़ रहा है तो 96 हर्ट्ज होगा। आई लॉजिक की बात। हाँ Yes, जी sir. क्लास, Yes, sir. एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? इसमें लॉजिक सबको समझ आ गया यार? Yes, ठीक है ना, एक क्वेश्चन sir. थोड़ा कैलकुलेशन वाला है बट हम करेंगे। इस वायर की फ्रीक्वेंसी, नहीं नहीं नहीं, मुश्किल देते हैं ना थोड़ा क्वेश्चन। ये मास m है, इसकी फ्रीक्वेंसी है f0, और ये दूसरी वायर है, आइडेंटिकल वायर है बट मास m डैश है, और ये 4 बीट्स सुनाई दे रही हैं। If 4 beats are heard, find m dash ratio m. If 4 beats per second are heard, find m dash ratio m. And ये दे रखा है 100 हर्ट्स। मैं 104 क्यों नहीं, क्योंकि लॉजिक तो उससे पिछले वाले क्वेश्चन का सेम ही था। पिछला वाला 104 क्यों नहीं है ये पूछ रहे हो? यस सर। ठीक है, चलिए मान लीजिए 100 था, वो बेटा 104 था। ठीक है ना, अब हमने ट्यूनिंग फॉर्क को वैक्स किया, ट्यूनिंग फॉर्क ये था, इसको वैक्स करोगे बेटा ये कम हो जाएगा। हाँ जी, यस सर। 104 से कम हो जाएगा ना। यस तो सर। 104 से कम होगा, 100 के साथ जो गैप होगा वो क्या आएगा? कम 4 से कम होगा। आएगा कि ज्यादा आएगा? यस सर, कम आएगा। तो हमारा तो ज्यादा आ रहा है ना, यस सर। इसलिए गलत है। उल्टा देखो, इसको एलिमिनेट करो कि वो तो हो ही नहीं सकता, तो यही होगा। करो,
do this question. हाय रब्बा हाय। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी, बताना। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी वायर की? ये दो पॉसिबिलिटीज होंगी। हाँ जी। Yes, sir. Yes, तो sir. एफ नॉट एम जी बाय म्यू था, तो एफ डैश एम डैश जी बाय म्यू होगा। तो रूट ऑफ एम जी बाय एम, इट विल आइदर बी फॉर दिस और दिस। तो m dash would either be 1.04 square into 100 और 0.96 square into 100। अब ये मत कहना कि हमें सर ये कैलकुलेशन करनी नहीं सिखाई गई। अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। ओ बोलो यार। Yes. Yes. और ये आ जाएगा, दो आंसर आ जाएंगे। ओए ओए क्या कर दिया मैंने? 1 पॉइंट एम डैश स्क्वायर 100 थोड़ी है ये आना, सॉरी एम करना तो 100 लिख दिया मैंने। एम डैश बाय एम ही चाहिए ना अपने को, तो या तो ये होगा या ये होगा। हाँ जी। Yes, sir. तो दिस इज आइदर 1.08 और 0.92। ये दो आंसर आएंगे क्लास। Yes, sir. ये वो वाली कैलकुलेशन करनी सिखाई हुई है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस Yes, sir. 0.04 Yes. स्टार्टिंग Binomial. 1 माइनस 0.04। ठीक है, मेथड समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे यार, ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। और बहुत ज्यादा बार क्या होता है ना, बीट्स फॉर्मेशन का काम एक ही है। बीट्स का जब भी क्वेश्चन आए वो बेसिकली आपसे डिफरेंस पूछना चाह रहा है और कुछ नहीं। डिफरेंस बता दो, डिफरेंस बता दो, डिफरेंस बता दो। तो कई बार डिफरेंस बताने के लिए बीट्स बता देते हैं। तो व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? इट इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है यार सबको? अरे बोलो यार। Yes, डिफरेंस sir. ऑफ फंडा, तो मतलब डिफरेंस से ही इसको सोचना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको हम समझते हैं। अगर एक 100 हर्ट्ज है और एक 104 हर्ट्ज है, दो सोर्सेज हैं, एक S1 S2, कितनी बीट सुनाई देंगी? 4 हर्ट्ज, है ना। इसका मतलब क्या है? एक बीट सुनाई देगी 0 पे, एक सुनाई देगी 1/4 सेकंड बाद, एक सुनाई देगी 2/4 सेकंड बाद, एक सुनाई देगी 3/4 सेकंड बाद। तो ये ड्यूरेशन ऑफ बीट समझ आई? कब कब आएंगी ड्यूरेशन ऑफ 4 बीट्स? Yes, अब कई लोग कहेंगे सर 4/4 पे क्यों नहीं सुनाई दी? अरे फिर तो 1 सेकंड पूरा ही हो गया ना। 4/4 मतलब 1 सेकंड इज कंप्लीटेड। अंडर 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर अंदर कितनी सुनाई दी? t इक्वल टू 1 को तो बोलते हैं ना, 1 खत्म हो गया ना फिर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 4 बीट साथ हो गई, एक Yes, पहली, sir. दूसरी, तीसरी, फोर्थ बीट। इज इट ओके? ये ड्यूरेशन ऑफ बीट्स वाला फंडा समझ आया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा जब भी ड्यूरेशन ऑफ बीट्स पूछा जाए। सो हाउ डू यू हैव टू टॉक? नाउ सपोज यू हैव 3 सोर्सेस। Three sources, 99, 100, 101 हर्ट्ज। अब नंबर ऑफ बीट्स कितनी आएंगी? तो इसका मैं एक मेथड मैं बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है इस सवाल पे। ये आईआईटी में आया हुआ है। अब क्योंकि पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का, तो इसके भी मतलब अटकलें ही है कि ऐसे है वैसे है। एंड बहुत ज्यादा फिलोसफीज हैं, किसी को गलत नहीं कह सकते, किसी को सही नहीं कह सकते। मैं अपना बता देता हूँ। अगर 99 और 100 वाला सोर्स, तो 1 बीट प्रति सेकंड सुनाई देगी। Yes, अगर sir. 100 वाला और 100 वाले 1 से पूछे, इन ये दोनों भी 1 बीट पर सेकंड बजाएंगे। Yes, sir. और अगर 99 और 101 वाले को पूछे तो ये 2 बीट प्रति सेकंड सुनाएंगे। Yes. Yes. ड्यूरेशन देखो, इसकी बीट आएगी 0 पे, इसकी बीट आएगी 0 पे, इसकी बीट आएगी 0 और हाफ पे, है ना। एक Yes, बीट तो sir. आनी है, So, sir, 2. इसकी 2 आएंगी। बोलो।
तो 0 पे तो कॉमनली एक ही बीट Yes, आएगी, sir. Yes, sir. एक ही साउंड हो गया, और एक आएगी हाफ पे थोड़ी लेस लाउड बीट. सो व्हाट यू गेट, 1 लाउड बीट मतलब वेरी लाउड साउंड प्लस 1 वीक बीट बोल सकते हैं. Yes, sir. तो अगर टेक्निकली Yes, sir. पूछा जाए तो 2 बीट सुनाई दी. मेरे हिसाब से यही आंसर बनता है. आईआईटी ने जब क्वेश्चन दिया था सर एक उसका बार आंसर फिर से बताना. 2 वीक क्या बीट्स नहीं होना चाहिए. t इक्वल टू क्या होना 0 चाहिए? पे टी इक्वल टू 0 पे एक लाउड बीट और 2 वीक बीट्स. 2 वीक क्यों? सर ये क्योंकि सारी एक ही टाइम पे तो बज रही हैं, तीनों साउंड एक ही साथ आएंगे. तो एक साउंड हो गया, ये 1 साउंड है और एक ये वाली आवाज है, 2 आवाज है यहाँ से. ओके. तो टोटल बीट्स कितनी है? एक वेरी लाउड बीट, एक छोटी बीट. तो आंसर आ गया 2 बीट्स पर सेकंड. आईआईटी ने आंसर दिया था 1 बीट पर सेकंड. 1 बीट पर सेकंड. उन्होंने कहा कि ये इतनी ज्यादा लाउड होगी कि ये हम नोटिस नहीं कर पाएंगे. बट द थिंग इज, एंड इट हैज बीन परफॉर्म्ड मेनी टाइम एक्सपेरिमेंटली आल्सो, ये बहुत लाउड होगी, ये कम लाउड होगी, बट फिर भी ये ठीक ठाक लाउड होती है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो है, क्योंकि बीट्स होता क्या है, लाउडनेस. व्हाट इज बीट? लाउड साउंड आना. बीट फॉर्मेशन था क्या? ओरिजिनल वेव में लाउड हो जाना एकदम साउंड का. इसमें बहुत ज्यादा लाउड हो गया, इसमें कम लाउड हुआ. लाउड तो इसमें भी हुआ ना यार. Yes, इसके कंपैरिजन में ये वीक है, बट ऐसा थोड़ी ना कि है ही नहीं. नॉर्मल साउंड से तो लाउड ही है ना ये. तो मेरे हिसाब से आंसर 2 बीट्स पर सेकंड होना चाहिए. आईआईटी ने बहुत साल पहले ये सवाल पूछा था. उसके बाद जितनी बार भी ये क्वेश्चन आया है, आईआईटी ने नहीं पूछा दोबारा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल था. मेंस ने नहीं पूछा है. बाकी जितने भी मतलब जगह पे ये एग्जाम्स में आया है, सबका आंसर यही आया है, 2 बीट्स पर सेकंड. और प्रैक्टिकल भी है ना. मे बी आईआईटी ने जब किया था ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उसके बाद ये मतलब समझ रहे हो ना, किसी ने एक्सपेरिमेंटली करके देख लिया होगा, तो 2 बीट्स पर सेकंड को डिफेंड कर लिया होगा. सो दिस इज एज पर मी ये होना चाहिए. क्लियर है? आपको आर्ग्यूमेंट्स दोनों के मिल जाएंगे, ठीक है ना, दोनों साइड मिल जाते हैं. इसमें मैं वही आपको थ्योरी बता रहा हूँ. ये क्वेश्चन अभी भी थोड़ा मेडिकल के एग्जाम्स में आ जाता है, तो उनको यही सिखाया जाता है. क्लियर है? यस सर. अरे बोलो यार, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक. एक और करते हैं. 102 हर्ट्ज. नाउ यूजिंग द सेम प्रिंसिपल, 100 हर्ट्ज एंड 104 हर्ट्ज. 104 क्यों कर रहा हूं मैं? 106 हर्ट्ज करता हूं मैं. नंबर ऑफ बीट्स बताओ. जो लॉजिक मैंने बताया उससे बताना. आपने लाउड साउंड, ये साउंड, वो नहीं देखना. आप नंबर ऑफ बीट्स बताओ बस. नंबर ऑफ बीट्स हर्ड इन 1 सेकेंड. स्ट्रेटजी मैंने बता दी थी. 2-2 करके देखो, सबकी बीट्स गिनो. कॉमन वाली एक बड़ा लाउड सुनाई देंगी, ठीक है ना. तो अगर क्वेश्चन बाय चांस क्लैरिटी लेकर आया कि लाउड बीट्स कितनी होंगी, तो लाउड वाली तो पता है ना, एक ही लाउड आएगी पिछले केस में. और अगर टोटल नंबर ऑफ बीट्स होगा तो 2 होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? अगर तो डिफरेंशिएशन हुआ फिर तो लाउड वाली गिन लेना, और अगर डिफरेंशिएशन ना हुआ तो टोटल बताना. मेरा ये कहना है. तो देखें, 100 और 102 कितनी बीट्स सुनाई देंगी? 2. 100 और 106 कितनी होंगी? 6. 102 और 106 होंगी 4. गिनती करना. t इक्वल टू 0 और हाफ पे 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 4/6, 5/6. ये हो गई. एक तो देखो 0 वाली कॉमन है सबको. Yes, sir. एक ये Yes, कॉमन है, हाफ वाली कॉमन नहीं है. Yes, sir. और कोई कॉमन है? और कोई sir. कॉमन नहीं. No, sir. तो 2 लाउड बीट्स, 2 लाउड है, प्लस वीक कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 वीक. तो टोटल कितनी हुई? 8.
8 8 8 feet. क्लियर है ना? कई लोग पता क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सर 2 + 6 + 4। नहीं भैया, ऐसे नहीं करना है, वो नहीं करना। 12 बीट्स नहीं 8 है, क्योंकि कॉमन हो गई ना। हाँ जी बुजुर्गों, क्लियर है? बीट्स Yes, sir. yes sir क्लियर हो गया ना? तो इस टाइप का अगर सवाल आए तो उसको देख लेना यार, इस तरह से कर लेंगे, समझ आ जाएगा आपको। क्लियर एवरीवन? बीट्स पर सेकंड काउंट करके मिला लेना इधर उधर से, जैसे भी मिलना है। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डॉपलर इफेक्ट पे। बहुत ज्यादा बढ़िया डॉपलर इफेक्ट। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? हैव यू हर्ड ऑफ इट? Yes. जब भी कोई गाड़ी पीछे से हॉर्न बजाती आ रही हो, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है, ठीक है ना? Yes. और जैसे ही वो हमें पार Yes, जाता है, sir. उसका हॉर्न हमें लेस इरिटेटिंग लगता है। ऑफ कोर्स देयर इज अ फैक्टर ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का फर्क होता है। जब पीछे से आ रहा होता है हमें लगता है बहुत तेज बज रहा है, और जैसे ही पार करता है, जैसे ही वो पार कर रहा होता है, उसी दौरान हमें फील लग जाता है उतना भी लाउड नहीं है। Yes, और जैसे ही sir. वो आगे निकल जाता है, दो फैक्टर हैं, लाउडनेस एंड पिच। पिच की बात कर रहा हूं मैं, लाउडनेस की बात नहीं कर रहा। क्योंकि जब पीछे से हमारे पास आ रहा है तो लाउडनेस बढ़ रही है, जब दूर जा रहा है तो लाउडनेस घट रही है, क्योंकि पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करें। उसको छोड़ो, शार्पनेस की बात हो रही है, यहाँ पर पिच की बात हो रही है। जब पीछे कोई चीज होती है उसकी पिच हाई होती है, जब चली जाती है उसकी पिच लो होती है। ये पिच की बात हो रही है, ठीक है ना? तो डॉपलर क्या कहता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सोर्स और द ऑब्जर्वर, मतलब ड्यू टू द रिलेटिव मोशन between the source and the observer, there is an observed change in the pitch of the sound या change in the frequency of the sound, and that effect is called Doppler effect. Clear है? Apparent change in frequency due to the movement of source or the observer is called the Doppler effect. ठीक, और इसको थोड़ा सा ये ऐसे दिखाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अगर एक सोर्स रुका हुआ है, पॉइंट सोर्स मान लो, और वेव्स छोड़ रहा है, तो हमने बात की थी वो वेव्स कैसे छोड़ेगा। सर्कुलर है ना पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल वेव्स छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इक्वली स्पेस सर्कल आते रहेंगे। यस, अगर सोर्स चलने लग जाए, अब समझना, पहली वेव यहां से छोड़ी, ठीक है ना? अब ये वेव फैल रही है, फैल रही है, समझना, ये वेव यहां पहुंची, बट तब तक जो हमारा सोर्स था वो आगे जा चुका है। समझो यहां से एक वेव छोड़ी मैंने यहां पर, अब वो वेव प्रोग्रेस कर रही है ऐसे ऐसे, दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ द वेव। अगर मेरा सोर्स आगे मूव कर जाए तो जो नेक्स्ट वेव आएगी ऐसी आएगी ना? बोलो यार, Yes, sir. थोड़ी आगे की तरफ शिफ्टेड Yes, होगी। sir. तो दिस इज हाउ द वेव्स विल लुक नाउ। हाँ जी, द गैप्स बिटवीन द वेव्स इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर गैप कम हो गया है, यहाँ पर गैप बढ़ गया है। अगर कोई आदमी यहाँ से सुन रहा है, उसको वेव के बीच का अंतराल बड़ा दिखेगा। यहाँ से कोई आदमी सुन रहा है, उसको वेव्स के बीच का अंतराल छोटा सुनेगा। तो इसको लगेगा वेव्स जल्दी जल्दी आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी हायर सुनेगी। इसको लगेगा वेव्स लेट लेट आ रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इसकी मैथ्स में जाते हैं अभी। तो दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है? इफ अ सोर्स इज अप्रोचिंग यू, we feel के the frequency has increased. If the source is leaving you, we feel that the frequency has decreased. Whereas we know the frequency is constant. It is just an apparent shift. Are you getting it? It is just you are feeling. Actual frequency change नहीं हुई, हमें लग रहा है frequency बढ़ गई है, घट गई है। ट्रिक क्लियर है? Yes, sir. sir. तो मैं ना अभी आपको डिराइव कराऊंगा। अभी हम मैथमेटिकल अप्रोच रखेंगे। मैथमेटिकल अप्रोच से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, उनको समझेंगे। ठीक, हाँ जी। तो केसेस कर करके करते हैं। केस 1, मूविंग सोर्स, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। पहले मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक बेसिक केस करवाऊंगा, फिर जनरल थ्योरी पे जाएंगे।
moving source, stationary observer. Okay, this is our source, this is our observer. The observer is at rest and let us say they are at a gap of d. चलेगा? अगर सोर्स वेव्स छोड़ता है, अब यहाँ पर हम कुछ वो रख लेते हैं मापदंड, वेव स्पीड रख लेते हैं v से और सोर्स की स्पीड रिप्रेजेंट कर देते हैं vs से, ठीक है। और ऑब्जर्वर की स्पीड जब भी आएगी उसको रख लेंगे vo, चलेगा। ये हम लेजेंड्स यूज कर लेते हैं अपने लिए, जब भी काम आएंगे v, क्योंकि v हम पहले वेव की स्पीड बता चुके हैं ना, तो v ही रहने दो। अब अगर सोर्स वेव छोड़ता है, लेट अस से t इक्वल टू 0 पे फर्स्ट वेव मैंने एमिट करी, तो वेव o पे कितनी देर में पहुंचेगी बताओ? फर्स्ट वेव रिसीव कब होगी? d by v। फर्स्ट वेव, अरे क्या लिख दिया, फर्स्ट वेव रिसीव्ड एट, कब होगी जी बताना? फर्स्ट वेव रिसीव्ड एट t1, वो क्या होगा? d by v होगा जी। अगर सोर्स यहीं पर खड़ा हुआ है तो नेक्स्ट वेव कब छोड़ेगा? t इक्वल टू कैपिटल T पे हर टाइम पीरियड बाद एक एक वेव छोड़ रहा है, मेरी बात समझ गए ना? t इक्वल टू T पे सेकंड वेव छोड़ेगा। सेकंड वेव कब रिसीव होगी? सेकंड वेव रिसीव्ड, ठीक है ना, इफ सोर्स वाज एट रेस्ट, सोर्स वाज एट रेस्ट, समझना इसको। सेकंड वेव कब रिसीव होगी भाई? कैपिटल T पे तो छोड़ी ही गई थी, प्लस d बाय v चलने का समय, ऑब्वियस है। तो बोलो यार, तो t2 माइनस t1 क्या आएगा? कैपिटल T ही आएगा, ओरिजिनल टाइम पीरियड ही आएगा। बोलो, कोई फर्क नहीं लग रहा? अगर सोर्स रुका हुआ है तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वही का वही है जो होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. फर्स्ट वेव d बाई वी पे मिली, अगली वेव प्लस टी पे मिली, उसकी अगली वेव प्लस 2t पे मिली। हाँ, टी बाद आ रही है, ठीक है, ओके। ऑब्वियसली यार, जब सोर्स ने छोड़ी और तुम तक पहुंची, डिले तो हो गई, तुम दूर बैठे हो। लाइटनिंग पहले दिख जाती है, सुनती बाद में है, तो होता ही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है साउंड से। तो दिखती तो हम मान सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज्यादा है कि दिख तो इमीडिएटली जाती है, साउंड कितनी देर बाद आता है, फील किया है ना हमने सबने? यस सर। बिजली जब कड़कती है, फ्लैश पहले दिख जाता है और फिर सुनाई बाद में देता, कड़र कड़र की आवाज तो बहुत लेट आती है, जबकि साइमल्टेनियस फिनोमिना है, ठीक है ना। और अगर डिले बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बहुत दूर हो रहा है। आज हमने पीएस वेव वाला क्वेश्चन किया, उससे भी रिलेट कर सकते हो कि अच्छा हाँ, लाइट वेव पहले आ गई, वो बाद में आई। आप उसके डिफरेंस से एक्चुअली ये भी पता कर सकते हो कि रफली कितनी दूर बिजली कड़की है। अगर देखने और सुनने के बीच में डिले से यू कैन मेजर, you will be very close to that factor, and there are people, old people जो कर लेते हैं mentally count ना, उत्थे गिरी होनी, ठीक है ना। my father is one of those people, वो अंदाजन देख के बता देते हैं, ये ना इतने सेकंड बाद आई है, शहर बता देते हैं, तकरीबन उस शहर में गिरी होगी। कई बार, एक दो बार हुआ भी, अखबार में आया वहीं गिरी थी बिजली। तो मुझे लगता था मैजिकल, मतलब मेरे पापा जादूगर हैं, फिर पता चला नहीं, साइंस लगा रहे हैं। अच्छा, if source is moving, now what will happen? चलिए, सोर्स की स्पीड है vs, समझना आप कहानी को। ये रहा ऑब्जर्वर, ये डिस्टेंस था d, ये t इक्वल टू 0 की फोटोग्राफ है। फर्स्ट वेव छोड़ी कब गई? फर्स्ट वेव रिलीज हुई t इक्वल टू 0 पे। फर्स्ट वेव रिसीव कब होगी बताएं? d by v पर सेकेंड वेव रिलीज्ड t इक्वल टू t पर होगी। बोलो यार, सेकेंड वेव कहां से छोड़ी भैया? t इक्वल टू t की सिचुएशन तो ये होगी, सोर्स आगे आ चुका है,
कितना आगे आ चुका है? VST, बोलो यस और नो। यस ये सर। गैप रह गया D माइनस VST। तो सेकंड वेव कब रिसीव होगी? ध्यान से समझना। T पे छोड़ी गई, क्या T2 और T1 का गैप घट गया है? T2 माइनस T1 क्या अपेरेंट टाइम पीरियड होगा? अपेरेंट टाइम पीरियड, बोलो क्लास क्या होगा? T प्लस D माइनस VST बाई V माइनस T बाई V। क्या आएगा क्लास? क्योंकि D बाई V और ये D बाई V का फैक्टर कट जाएगा। चलो ऐसे लिख सकता हूं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/T डैश, क्या आ जाएगा? 1/T इंटू V बाई V माइनस VS, या F0 इंटू V माइनस VS। यस क्लास, ये तो मैं पहले से ही कह रहा था ना, अगर सोर्स मेरे पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी हायर सुनाई देगी, क्योंकि टाइम पीरियड कम सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि साउंड को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर तू भी चल रहा है तो गैप कम हो जाएगा ना। एक्चुअली साउंड जो छोड़ा गया वो तो टाइम T बाद ही छोड़ा गया, 0 पे छोड़ा गया, अगला T पे छोड़ा गया। वो तो तेरे को जल्दी मिल गया क्योंकि मैं आगे आ गया। तो तेरे को ऐसा लग रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, क्या एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है? सोच के बताओ। नो, नहीं बढ़ी ना यार, वो तो तुम्हें जल्दी मिल रही है वेव बिकॉज द सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो सोर्स ने थोड़ा उनका काम आसान कर दिया, जल्दी जल्दी मिल रहा है। यस, सोनिक बूम इसी वजह से रिजल्ट होता है। यस, भाई जहाज अगर स्पफ साउंड से चल रहा है, ठीक है ना, उसने पहली वेव छोड़ी, इससे पहले वो वेव पहुंचती, जहाज हमारे तक पहुंच गया, तो सारी वेव्स एक साथ मिलेंगी। सोच के देखो, क्योंकि जहाज की स्पीड और साउंड की स्पीड सेम हो गई है, तो सारी वेव्स इकट्ठी पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी? मेरी बात नहीं समझे लग रहा है। ये मान लो जो जहाज है, यहाँ तुम खड़े हो, मतलब यहाँ, ठीक है, तो इसने फर्स्ट वेव छोड़ी, सेकंड वेव यहाँ से छोड़ी, फर्स्ट वेव यहाँ से छोड़ी, सेकंड वेव यहाँ से छोड़ी, थर्ड वेव यहाँ से छोड़ी, फोर्थ वेव यहाँ से छोड़ी, फिफ्थ वेव मान लो यहाँ से छोड़ी जहाज ने हमारे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? फर्स्ट वेव जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, सेकंड वेव यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, थर्ड वेव यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, फोर्थ वेव यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, फिफ्थ वेव यहाँ से, क्योंकि जहाज की स्पीड और वेव की स्पीड सेम है, तो पांचों वेव्स एक साथ नहीं मिल जाएंगी, खूब सारी एनर्जी एक साथ मिलेगी। वेरी लाउड साउंड विल बी हर्ड। आई थिंक 2-3 डेज अगो चंडीगढ़ के बाहर लोग बता रहे थे पटाखे की आवाज आई है बहुत जोर के। सोनिक बूम ही आया था अंबाला की तरफ से। क्लियर है? तो आपको पता ही है अंबाला में आ गए हैं नए हमारे रफाला है, यस सर, रफाला, यस सर, रफाला, रफाले नहीं बोला, रफाला ने पंजाबी कर दिया उसका, रफाला आ गया ना, तो रफाला की आवाज आई होगी, मे बी सोनिक बूम को टच किया होगा उन्होंने, सोनिक स्पीड को टच किया होगा, तो सोनिक बूम सुनाई दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जहाज ने कोई गलती नहीं करी, जहाज बेचारा इंटरवल्स पे ही छोड़ रहा था वेव, वो तो मिलने वाले को इकट्ठी मिल गई वेव्स। क्लियर है? इट्स कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट नाउ? यस सर। सोनिक बूम से कई बार कांच के शीशे भी टूट जाते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के ज्यादा पास हो तो सारे शीशे विशे फोड़ देता है वो। तो फंडा समझ आया सबको? यस सर। एक और तरीके से इसको देखते हैं, एपेरेंट वेवलेंथ वाले मेथड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली इफ सोर्स इज मूविंग। ये तभी वर्क करता है जब सोर्स मूव कर रहा है। ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। ये गैप कितना था? डी था। विजुलाइज करवा रहा हूं मैं, विजुलाइज भी होगा अब आपको। ठीक, ये रही फर्स्ट वेव पहुंच गई, मान लो छोड़ी थी करके पहुंच गई, बोलो हाँ जी।
अब ये कंटिन्यूस होता रहेगा फिनोमिना, आती जाएगी आती जाएगी जाती जाएगी आती जाएगी जाती जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए d इज इक्वल टू n लैम्डा। d क्या है हमारा? n लैम्डा है, ठीक। n waves have been emitted, n waves emit कर रहा है सोर्स। बोलो क्लियर है? अगर सोर्स ने n waves emit करी तो ऐसी दिखेंगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो फील करना यार, ये प्रिंटर किसने चला दिया बीच में। अब अगर सोर्स आगे शिफ्ट हो जाएगा तो इतनी वेव्स की जगह कम नहीं हो जाएगी? अगर सोर्स वेव्स छोड़ता छोड़ता आगे शिफ्ट हो जाएगा तो उतनी ही वेव्स को इतनी जगह में अकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेव्स तो टाइम के हिसाब से हैं। अगर उतने ही टाइम की बात करें, जितने टाइम में इसने एन वेव छोड़ी उतने टाइम में अगर ये आगे चला गया तो अब एन वेव्स की जो जगह है ये हो जाएगी। बोलो यार, d माइनस डिस्टेंस मूव्ड बाय सोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes, sir. अब टाइम टेकन टू सेंड एन वेव्स, क्या एन टी नहीं होगा? एन वेव्स छोड़ने में एन टी टाइम लगेगा, एक वेव को टी टाइम, एक वेव को निकलने में टी टाइम लगता है। मेरी बात समझ गए? तो एन वेव्स को छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? एन टाइम्स कैपिटल टी। बोलो Yes, sir. क्या d इज इक्वल टू एन टी वी, डी एस इज इक्वल टू एन टी वी एस, है ना? तो d की जगह डाल दो n लैम्डा, ds की जगह क्या डाल दोगे आप? एन टी वी एस, और इधर आ जाएगा n लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश क्या आ गया? लैम्डा माइनस टीवीएस, जिसको अरेंज करोगे ये आ जाएगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो लैम्डा घट गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। क्लियर है क्लास? हाँ जी, यस सर। फील आई कुछ कि उतनी वेव्स की अब जगह क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि टाइम तो उतना ही था ना यार। उतने टाइम में मैंने एन वेव छोड़नी थी, अब भी एन छोड़ी, बट अब एन वेव्स की जो जगह है वो कम हो गई, तो वेवलेंथ सिकुड़ गया। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड स्क्वीजिंग ऑफ वेवलेंथ। अब ये अगेन apparent wavelength है। This is apparent wavelength due to the movement of source. Is it okay? अरे बोलो यार। Yes, sir. क्लियर है ना? मैंने यहाँ पे t को क्या लिख दिया? t को क्या लिख दिया बताओ? लैम्डा बाय वी। समझ गए ना? लैम्डा बाय टी वी होता ना, यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ जाएगा आंसर। अरे क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. ये तो क्लियर ही होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर होगा ना। ऊपर वाला मेथड तो वेव, पहली वेव दूसरी वेव, हाँ ठीक है, फर्क कम हो गया, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, लैम्डा घट गया, उसी फैक्टर से घट गया। अगर आप देखो नया लैम्डा क्या है? लैम्डा v माइनस वी एस बाई वी, इसी फैक्टर से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। देखो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही है ना, स्पीड तो कांस्टेंट आ रही है। हाँ जी बुजुर्गण, अरे क्लियर है? हाँ जी क्लियर ना सबको यार? समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मूविंग के stationary source and moving observer। सोर्स का हुआ था, ऑब्जर्वर चल कर आ रहा था। अब क्या हो गया? अब ऑब्जर्वर जल्दी आ जाएगा तो उसको वेव जल्दी मिल जाएगी, है ना?
ये t इक्वल टू 0 की फोटो है। फर्स्ट वेव कब छोड़ी गई? फर्स्ट वेव रिलीज्ड, फर्स्ट वेव, ये d डिस्टेंस है मान लो। फर्स्ट वेव रिलीज्ड एट t इक्वल टू t। फर्स्ट वेव रिसीव कब होगी? इस टाइम पर होगी। ध्यान से देखो ये क्या कर दिया मैंने भाई, साउंड भी तो चल के जा रहा है v की स्पीड से, उधर से वो आ रहा है, तो टाइम ऑफ मीटिंग ये नहीं हो जाता? रिलेटिव स्पीड वाला फंडा क्लास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड वेव जब रिलीज हुई होगी t इक्वल टू t पे हुई होगी, तो सोर्स तो वहीं खड़ा होगा, ऑब्जर्वर आगे आ चुका है। कितना आगे आ चुका है? Sir, v first. o t। सर फर्स्ट में t First wave t equal to 0. 0 कहना चाह रहे हो? हाँ सॉरी, जीरो ही था। सेकंड वेव ये रहा, और ये डिस्टेंस क्या आएगा? d माइनस वी नॉट टी। अब सेकंड वेव कब रिसीव होगी? t पे छोड़ी गई, प्लस d माइनस वी नॉट टी बाय v प्लस वी नॉट आएगा, क्योंकि इस केस में तो साउंड चल के आ रहा है, उधर से वो ऑब्जर्वर चल के आ रहा है। बोलो यार। तो t2 माइनस t1 हमारा पेरेंट टाइम पीरियड होगा। क्या होगा? t प्लस d माइनस वी नॉट टी माइनस, क्या आ रहा है? v minus v naught t by 1 minus v naught by v plus v naught. ये आ रहा है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी 1 बाय टी डैश, हो जाएगी 1 बाय टी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओरिजिनल इंटू वी प्लस वी नॉट बाय वी। क्लियर है? अब Yes, sir. इसमें ध्यान रखेंगे दोनों चीजों में। अब समझाना मेरे लिए आसान है। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था, तो वीएस पॉजिटिव कब होगी? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। हाँ जी। Yes, sir. और यहां पर भी वीओ इसकी तरफ था, तो वीओ पॉजिटिव कब होगा? टुवर्ड्स सोर्स। हमने जब डिराइव किया है तो वीओ और वीएस की डायरेक्शन टुवर्ड्स द अदर पर्सन रखी है। सोर्स की देखिए तो ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर की देखिए तो सोर्स की तरफ। बोलो यार, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेचुरली केस 3 क्या होगा? When both are moving. करेक्ट। तो चलते हैं भैया, करो ट्राई आप भी साथ साथ। आप रफ में ट्राई कर लो, ये तो आपको मिल ही जाएगा। ये हमने दोनों की डायरेक्शन किसकी तरफ रखनी है? एक दूसरे की तरफ। यही पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये डिस्टेंस है d। तो ये t इक्वल टू 0 की फोटोग्राफ है। फर्स्ट वेव रिलीज्ड एट t इक्वल टू 0। फर्स्ट वेव received at t1 equal to d by v plus vo. I hope everyone is understanding now. Sound छोड़ा, observer, हाँ। Second wave released at t equal to 2t। तो तब तक सोर्स कितना आगे चल चुका होगा क्लास? vst। ऑब्जर्वर कितना चल चुका होगा? v नॉट t। हाँ जी, ये गैप आ जाएगा अपने पास। Yes. तो सेकंड वेव रिसीव होने का टाइम कब होगा? Second wave received at t2 इक्वल टू t पर छोड़ी गई थी, ये हो जाएगा। तो अपेरेंट टाइम पीरियड क्या होगा? अपेरेंट टाइम पीरियड होगा t2 माइनस t1। क्या आ जाएगा? This comes out to be
थोड़ा सा रीअरेंज करोगे ये आ जाता है। ये जनरल फॉर्मूला आ गया, ये जनरल डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है। बुक्स में पता नहीं प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ लिखा होता है, मैं वैसे तरीके से याद कराना नहीं सिखाऊंगा, मैं इसका तरीका बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। VO VS आर पॉजिटिव इफ यार पॉजिटिव फॉर अप्रोच, फॉर क्या अप्रोच, आर नेगेटिव फॉर सेपरेशन। 4 केस बनते हैं। क्या क्या केस बनते हैं? ऑब्जर्वर और सोर्स ऐसा कर रहे हो, बोलो तो VO भी पॉजिटिव VS भी पॉजिटिव, बोलो समझ आ रहा है? यस सर। दोनों उल्टे जा रहे हो तो VO भी नेगेटिव VS भी नेगेटिव। मेरी बात समझ गए ना? अपना दिमाग मत लगा देना कि सर राइट हैंड साइड पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, वो नहीं लगाना इसमें। इसमें अप्रोच या सेपरेशन देखना है, बिछड़ना मिलना ये देखना है, ठीक है? OS, O इधर जा रहा है S इधर जा रहा है, अब बताओ VO पॉजिटिव VS अब क्या नेगेटिव। होगा? वेरी गुड, VO पॉजिटिव VS नेगेटिव, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना? ये इधर जा रहा हो ये इधर आ रहा हो, तो VO नेगेटिव VS पॉजिटिव। it is not about the direction with respect to a reference point, no, it is with respect to separation or approach, clear है? so don't use के और सर आप लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव लेना है कि राइट वर्ड लेना है, भाई कोई वर्ड नहीं लेना, तेरी वर्ड पॉजिटिव तेरे से दूर नेगेटिव, ठीक है ना? अब बचपन से इतनी फिल्में देखी हैं, हिंदी फिल्में, हीरो हीरोइन की तरफ भाग के आ रहा है, समझ गए ना? वो पॉजिटिव सीन है, एक भाग के आ रहा है दूर जा रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो यूज दैट नॉलेज। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी। Yes, यस sir. सर। हिंदी फिल्में, अरे हिंदी फिल्में देखी होंगी और तो तुम्हारे जीवन का सम टोटल किया ही क्या हमने। अच्छा, अगर हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये इधर को सोर्स जा रहा है, ये इधर को VO जा रहा है, अब तो ये कंपोनेंट लेने पड़ेंगे अपने को, पॉजिटिव आएंगे दोनों। ठीक है ना? तो ये वाले कंपोनेंट आएंगे, इसको VS बोलेंगे, इसको VO बोलेंगे, इस कंपोनेंट को, ठीक है ना? तो जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारे VS VO हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो हमारे sir. लिए VS VO क्या है? वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच, ठीक है ना? क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच के लिए along the line joining O and S। आई बात समझ में? तो टेक्निकली VS VO velocities of source and velocities of observer नहीं है, they are components of their velocity along the line joining them and taken positive for approach। आई बात समझ में? हाँ जी क्लास। Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. यस इतना सर। जल्दी जवाब देने के कारण मैं समझ गया हूँ कि 2-3 लोग लुढ़क गए हैं, लुढ़क गए मुझे लग रहा है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक तो करना पड़ेगा ना ताकि फॉर्मूला एप्लीकेशन आ जाए। अ ट्रेन अप्रोचिंग अ स्टेशन sounds alarm at 900 hertz, speed of train is 72 kilometer per hour and speed of sound is 300 meter per second, find the frequency heard at station। ठीक है, करो। सर VS वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ साउंड है, नहीं मैं साउंड लिखता हूँ, मेरी गलती है, वी लिख चाहिए मेरे को।
बोलो बोलो जी बोलो। एफ डैश एक ही फॉर्मूला, केस थ्री वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। एफ नॉट वी प्लस वी नॉट बाय वी माइनस वी एस, ठीक है ना। वी एस क्या है, प्लस है, अप्रोच कर रहा है स्टेशन को, लिखा ही हुआ अप्रोचिंग स्टेशन, आई थिंक 20 मीटर पर सेकेंड है। Yes. वी ऑब्जर्वर तो जीरो ही है। Yes, sir. तो एवरेज क्या है, 900 हर्ट्ज इंटू वी प्लस वी ओ, वी 300 प्लस वी ओ बाय 300 माइनस 20, नहीं क्या रहा है आंसर? उत्तर ये नौखा क्वेश्चन सर, ये कहां से हो जाएगा हमसे? 964 हर्ट्ज अराउंड आएगा अप्रोक्सीमेटली 964। तो इतना फर्क, 64 हर्ट्ज ऊपर आती है, समझो ना। ट्रेन की चीख कितनी ज्यादा, पिच कितनी ज्यादा बड़ी हुई दिखेगी यार, बहुत ज्यादा हाई पिच दिखती है। इसी तरह जब ये स्टेशन छोड़ के चली जाएगी, ठीक है ना, तो ये भी कर लेते हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न ऑन स्टेशन या एट स्टेशन व्हेन द ट्रेन लीव्स। वो कई होती है ना ट्रेन पासिंग मिलते हैं जिनको जान दो वैसी ट्रेन है, मान लो आई और निकल गई। शताब्दी टाइप ट्रेन है, छोटे मोटे स्टेशन पे रुकती भी नहीं, जो निकल गई भाई। तो क्या होगा जी फ्रीक्वेंसी? अब वी सोर्स -20 हो जाएगा जी, और वी ऑब्जर्वर क्या है 0, तो एफ डैश क्या आ जाएगा 900 इंटू 300 प्लस 0। हाँ जी क्लास, साइन कन्वेंशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप उसकी आप वो देख पा रहे हो झलक। हाँ बुजुर्गों। यस सर। ये आता है approximately 844 हर्ट्ज। क्लियर है? Yes. यस Yes, sir. ठीक। अब एक छोटा सवाल हम सबके मन में हो सकता है, सर आपने बोला था ये अपेरेंट वेवलेंथ वाला फंडा तभी लगना है जब सोर्स चल रहा हो, ऑब्जर्वर चल रहा हो, तो क्यों नहीं अपेरेंट वेवलेंथ का फंडा निकलना? देखो ऐसा है, अगर सोर्स रुका हुआ है, इसने वेव छोड़ रखी है, ठीक, तुम इधर से चलकर आ रहे हो, तुम यहां तक पहुंच गए, तो तुम कहोगे कि मुझे एक दो वेव्स मिल गई, एक साथ ही मिल गई जब मैं यहाँ आया। अगर मैं यहाँ खड़ा रहता तो पहली वेव मिलती, फिर दूसरी मिलती, धीरे धीरे मिलती। मेरे जल्दी आने से मुझे थोड़ी जल्दी वेव मिल गई, बट वेवलेंथ क्यों चेंज होगा? जगह कम हुई है ना। पिछली बार क्या था, सोर्स आगे आ रहा था वेव छोड़ता छोड़ता, सोर्स तो वहीं खड़ा है, वहीं से ही छोड़ रहा है वेव्स, तो वेव्स निकलने पे कोई फर्क पड़ा? बोलो। No, पहली sir. वेव यहाँ से छोड़ी गई, अगली भी यहीं से छोड़ेगी, अगली भी यहीं से छोड़ी गई, तो बिकॉज द सोर्स इज नॉट मूविंग देयर विल बी। पिछली बार तो आप समझ गए थे ना क्या हुआ, पहली वेव सोर्स ने यहाँ से छोड़ी, फिर छोड़ते छोड़ते आगे आ गया, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा वेवलेंथ का, क्योंकि मैं आगे आ रहा हूँ। इस बार क्या, मैं तो वहीं छोड़ रहा हूँ, उतने टाइम लगा कर ही छोड़ रहा हूँ, तू आगे आ रहा है, तेरे को जल्दी जल्दी मिल रही है, छूट थोड़ी जल्दी जल्दी रही है। सो देयर इज नो चेंज इन, ये याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन apparent wavelength if the source is at rest। क्लियर है? सोर्स के चलने से ही वेवलेंथ में गड़बड़ी होगी, ऑब्जर्वर के चलने से नहीं होगी। हाँ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, apparent फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी दोनों केसेस में। आई बात समझ में? Yes, अरे sir. बुजुर्ग लोग। Yes. यस सर। दूसरे जिस चीज का हमें एरर हो सकता है, नेवर यूज रिलेटिव वेलोसिटी फॉर डॉपलर, क्योंकि डॉपलर हमने ग्राउंड के फ्रेम में डिराइव किया था। किसी के फ्रेम में जाकर करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड को छेड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा,
और ऐसा पाया गया है कि फॉर्मूलाज रिमेन सेम फॉर जो एब्सोल्यूट वेलोसिटीज के लिए आए हैं, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बनाया है, वही उस फ्रेम में भी जाके एब्सोल्यूट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी यूज कभी मत करना, डॉपलर में हमेशा कौन सी वेलोसिटी यूज करनी है, ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी यूज करनी है। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? यस सर। क्लियर है? चलिए, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। एक्सक्यूज मी Thank you, सर, sir. थैंक जब यू सर।